हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सूची 1, सूची दूसरे से इसको सम्मिलित करना है। देखिए, कुछ ग्रंथ हैं और कुछ रचनाकार हैं, इसको मिलाना है हमको। ठीक है, देखिए ख्वांदा मीर सॉरी हसन निजामी जो है, हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। क्या है? ताजुल मासिर। ठीक है, और आपके ख्वांदा मीर की पुस्तक है कानून हुमायूंनामा, जिसे कानून ए हुमायूं भी कहते हैं। अगला हमारा जो ये है मोहम्मद काजिम, ये पुस्तक है आपकी आलमगीर नामा। इसके रचनाकार मोहम्मद काजिम के पुस्तक मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामा के रचनाकार हैं। और भीमसेन जो है इसके रचनाकार हैं नुस्खा ए दुल कुसा। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर है, और ख्वांदा मीर की पुस्तक का नाम हुमायूंनामा है। मोहम्मद काजिम की पुस्तक का नाम आलमगीर नामा है, और भीमसेन की पुस्तक का नाम नुस्ख ए दिलकुशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब जी। ठीक है, औरंगजेब जो था वह अपने सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था। ठीक है, और इसकी जो संख्या थी लगभग, जो हिंदू अधिकारियों की जो नियुक्त किए थे इसने, इसकी संख्या थी 33% लगभग। ठीक है, जितने थे उसके 33% थे। ठीक है, लेकिन और शाहजहां के शासनकाल में इसकी संख्या थी 25%। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन का नहीं है। चोल पांड्य सतीपुत्र का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है। ठीक है, और अशोक के जो आपका 14वां शिलालेख है, अशोक के 14वां शिलालेख का उल्लेख किया गया है। इन्हीं लेखों में अशोक ने कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान है। और अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है, और इनमें चोल चेर पांड्य सतीपुत्र ताम्रपर्णी का उल्लेख है। ठीक है, इसके साथ इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा संबंधी व्यवस्था एवं समाज कल्याण की बातों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके जो 12वां शिलालेख है, इसमें धार्मिक सहिष्णुता, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है गया है। आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे अशोक के दीर्घ शिलालेख और अशोक के 7 स्तंभ लेख और अशोक के दीर्घ 14 दीर्घ शिलालेख आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में है वो देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी कपड़ा जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, जब ये असहयोग आंदोलन चला था तो गांधी जी ने विदेशी सामानों का बहिष्कार के रूप में विदेशी कपड़ों की होली जलाने की अपील की थी। इसके प्रभाव में गुरुदेव जो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेघवर्मन। इसका सही उत्तर बी होगा, मेघवर्मन। तो ठीक है, समुद्रगुप्त का समकालीन जो श्रीलंका या सिंहल नरेश जो मेघवर या जिसे मेघवर्मन कहते थे, इसने समुद्रगुप्त के पास एक दूतमंडल भेजा था। और चीनी लेखक वांग वेन सी की पुस्तक हिंग ची योन से ये ज्ञात होता है कि मेघवर ने बोध गया से बोध वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध वृक्षों के लिए एक विहार निर्माण समुद्रगुप्त की अनुमति से किया था। ठीक है, इसने समुद्रगुप्त की अनुमति से ये विहार निर्माण की बात अपने दूत के माध्यम से समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी कि एक विहार निर्माण किया जाए बौद्धों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन ने ही अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। और बलबन का नाम था बहाउद्दीन। बलबन का जो मूल नाम था बहाउद्दीन था, वह इल्बारी तुर्क था। ठीक है, दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर प्रथाओं का प्रचलन किया था, और जिसमें ईरानी मूल की थी सिजदा
और पैबोस, सिजदा उसे कहते थे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस मतलब सुल्तान सुल्तान के चरणों को चूमना, ठीक है। और इसी ने सर्वप्रथम ईरानी त्यौहार नौरोज जो सूर्य पूजा का शुरुआत किया था, जो 19 दिन तक चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है संध्या जो है ये सही सुमेलित नहीं है। संध्या जो है ब्रह्मबांधव उपाध्याय की है जो वो है कि पत्रिका है, ठीक है। संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन की है, सही है। जामे जमशेद ये पीएम मोतीवाला की है, सही है। और समता जो है बी आर अम्बेडकर की, ये भी सही है। लेकिन संध्या जो है यस सदानंद की नहीं है, यह समता संध्या जो है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और इसमें आपका जैसे दादा भाई नौरोजी की जो आपकी थे वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दिया था, इन्होंने लिखा था पुस्तक। और दूसरा आपका दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। और बाल गंगाधर तिलक आप जानते ही हैं, इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, ठीक है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कथन रंपा विद्रोह के विषय में सत्य है? इसमें कहा गया है ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था, ये सही है। रामा राजू इसके नेता थे, ये भी सही है। इसमें हमको असत्य बताना है, क्या बताना है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमको असत्य बताना है, क्या सत्य है। तो इसमें ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था, ये सही है। रामा राजू इसके नेता थे, ये भी सही है। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा, ये गलत है, क्योंकि सेना का सहारा उसको लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया, ठीक है। जो अंग्रेजों द्वारा जो इस नेता था रंपा विद्रोह का, वह अंग्रेजों के द्वारा मारा गया, ये भी सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें असत्य सी है। और रंपा विद्रोह आपका कब हुआ था? रंपा विद्रोह आपका 1879 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इस रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित जो मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना की मदद, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 ईस्वी में विद्रोह को दबा दिया था, 1800 लगभग 80 ईस्वी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अगस्त 1922 में शुरू हुआ तथा सन 1924 में रामा राजू को मारकर अंग्रेजों ने इस विद्रोह का अंत कर दिया था। इसका मतलब इसका विद्रोह जो है अब एक बार फिर 1900 अगस्त 1922 में शुरू हुआ था और 1924 में इसको अंत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती में लिखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछ चुका है, ये कब लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। यह और गांधी जी की और कई इंडियन ओपिनियन है, और इन्होंने प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका में, साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में कौन गोरखपुर के जेल में फांसी पाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल को। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में कुल 29 क्रांतिकारियों गिरफ्तार किए गए थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठीक है, जो अशफाक उल्ला खां थे इनको फैजाबाद की जेल में इनको फांसी दिया गया था। और राजेंद्र लाहिड़ी को आपका गोंडा की जेल में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? गोंडा की जेल में दिया गया था। और आपको उन रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, नैनी जेल जो है वहाँ पर दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, इनमें किसका संबंध एनी बेसेंट से था? तो एनी बेसेंट से किसका संबंध था? तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन पीपुल, कॉमनवेल्थ, इसमें आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 4 सी, यानी कॉमनवेल्थ जो है आपका ये एनी बेसेंट से संबंधित है।
और आपका न्यू इंडिया भी आपका एनी बेसेंट से संबंधित है, ठीक है। और यंग इंडिया जो आपका जानते हैं महात्मा गांधी की महात्मा गांधी से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। और इंडियन पीपुल जो है आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित वानर सेना और मंजरी सेना है। और ये आप जानते ही हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, नमक के जो कर लगाया था सरकार ने उस पर बच्चों की जो सेना थी उसे वानर सेना कहा गया, और लड़कियों की जो सेना थी उसे मंजरी सेना कहा गया, ठीक है, मंजरी सेना का। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन सम्मिलित थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। और इसमें जो है तिनकटिया पद्धति जो नील की खेती होती थी, इसमें अंग्रेज मजबूर करते थे 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में 1917 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख आदि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, इससे भारतीय साम्यवादी दल मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन की प्राप्ति, इसका होम रूल का उद्देश्य था। आगे अगला हमारा प्रश्न है द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1921 से 1937 सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उन दो कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्होंने गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें चित्तरंजन दास को और सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। गांधी के विरोध के कारण इन्होंने अपना पद त्याग करना पड़ा था। आप जानते हैं चित्तरंजन दास ने 1922 में गया अधिवेशन में, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देना पड़ा था। किसके विरोध के कारण? गांधी जी के विरोध के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? इसमें आपको कालानुक्रम बताना है। देखिए चंपारण जो आपका था यह 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, जिसे तिनकटिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। और आपका रोलेट एक्ट विरोध जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। और आपका जलियांवाला हत्याकांड आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। और चौरी चौरा की घटना आप जानते हैं 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो इस तरह इसका जो कालानुक्रम हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सी। पहले डी होगा, तब सी होगा, तब बी होगा, तब ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी डी सावरकर ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1887 में मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष वो चुने गए थे। और जो तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास में हुआ था उसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है।
और आप जानते ही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार कालानुक्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत विभाजन के रूप में हुई। हमको इनका क्रम बताना है, ठीक है। इनका क्रम देखिए, मुस्लिम लीग का जो जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था शुरू की गई थी वह किस अधिनियम 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान जो प्रस्ताव था 23 मार्च 1940 में लाया गया। जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था पारित किया जाना था, तो वो कब लाया गया? वह आपका 23 मार्च 1940 में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा आपका बी होगा। पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसमें जो 10वीं अनुसूची जो है आपकी है वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह जो आपका दल बदल विरोधी कानून जो लाया गया, जो इस अनुसूची जो जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, वह याद रखिएगा वह 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1985 में। 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूजा की समानता जो है उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता ये सभी करती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमको बताना है, क्या सुमेलित नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता ये सही है आपका। संपूर्ण क्रांति चंद्रशेखर ये सही नहीं है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा जो है ये भी जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, ठीक है। अनुशासन पर्व जो है विनोबा भावे ने दिया था। और ये इसका मतलब इसका जो गलत सुमिलित नहीं है, जो गलत है, ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक में जोड़ा गया है ये मतलब आपका समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। आपका समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जो है अनुच्छेद 39 कम है। अनुच्छेद 39 कम इसका उल्लेख किया गया है। और ठीक है। और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम खुसरो हैं, ठीक है। एम खुसरो जो हैं 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष NK सिंह हैं। और जो केसी पंत हैं वह भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 25 वर्षों तक सांसद रहे थे। तो दोस्तों आज का ये हमारा समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।